हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की तैयारी चल रही है, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में है। इससे पहले मैं मैथ, एसएसटी और जो है प्राइमरी के जो पेपर हैं सीडीपी, एनवायरनमेंट, हिंदी सबका वीडियो अपलोड की हूँ प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट के साथ, और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है उसमें। आप सब देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी वाला पार्ट देखेंगे। ये पेपर 2 में पूछा गया था, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि सीडीपी तो सेम ही होता है, बस लेवल में अंतर होता है। और रह गई लेवल की बात, तो डे बाय डे लेवल अप ही हो रहा है एग्ज़ाम में, इसलिए ये प्राइमरी में और जूनियर में दोनों में इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग। किसकी बात हो रही है? मोरल रीजनिंग की, नैतिक तर्क की। और आपको पता होगा कि नैतिक तर्क की जो अवस्थाएं या नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, इसका प्रतिपादन जो है कोहलबर्ग ने किया था, ऑफ कोहलबर्ग। इसी से ये क्वेश्चन बना है। इससे पहले मैं नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं कोहलबर्ग की, इसका वीडियो अपलोड की हूँ, आप सभी को देखना होगा, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों, एथिकल प्रिंसिपल है, उसके बारे में बात कर रहा है, के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। संपूर्ण मानवता में, ऑल ह्यूमैनिटी के लिए ये वैध होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। संपूर्ण मानवता की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, क्योंकि ये संपूर्ण ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। संपूर्ण जब ह्यूमैनिटी के लिए ये वैध होगा, तो इसका सही आंसर होगा द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर 4 वाला। नेक्स्ट देखते हैं। और वैसे भी नैतिक विकास के सिद्धांत से जब ये लिया गया है, तो इसमें देखिए सार्वभौम भी आ रहा है, नैतिक सिद्धांत भी आ रहा है, तो इसका ऐसे भी आप जो है टिक लगा सकते हैं कि ये वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त वाला है एक। इसी में से मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, उसी से ये क्वेश्चन बना है कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें क्या होता है इन चारों चीज़ों में से? सजीवात्मक चिंतन, सजीवात्मक चिंतन नहीं होता इसमें। परिकल्पित, ये तो अमूर्त वाले में होता है। द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ये भी नहीं होता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, सुरक्षित रखने की योग्यता, एबिलिटी टू कंजर्व। जो सुरक्षित रखने की योग्यता होती है, वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आती है। इसमें बच्चा अपने सामान को, अपना कुछ भी होगा उसको कंजर्व करके रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? संरचनावादी अधिगम की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिव जो लर्निंग है उसकी बात हो रही है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जो होता है, उसमें क्या आता है? कौशलों का अर्जन, केवल कौशलों का अर्जन नहीं होता। प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, ये भी नहीं है। निष्क्रिय, ये तो गलत है, टैग वर्ड भी आप पढ़ लीजिएगा, ये गलत है, निष्क्रिय जो है नहीं होता। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, जो एक्टिव एंगेजमेंट होगा उसी से क्या बनाया जाएगा? अर्थ निर्माण होगा, मीनिंग मेकिंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। जब कंस्ट्रक्टिव की बात हो, तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव एंगेजमेंट होगा ही। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 वाला। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कर्तनों का चयन करना और एवं प्रस्तुत करना, जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ये जो है समाचार, जो पत्र न्यूज़पेपर है, उसमें फीमेल और मेल जो है, उन दोनों के रोल को दिखाया जा रहा है। इनको दोनों को गैर परंपरागत भूमिका में दिखाया जा रहा है। इनको जो है, इनकी जो भूमिका होती है, दोनों का जो योगदान होता है इसमें, ये दिखाया जा रहा है। इसका क्या मोटिव है दिखाने का? मेन और वीमेन दोनों का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, सामना करने के लिए, हाँ, ताकि दोनों जो स्टीरियोटाइप्स जो लोग होते हैं उनको दूर किया जाए, और जो है ये लैंगिक जो समानताएं होती हैं उनको बढ़ावा मिले। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 वाला। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में, सोशलाइजेशन हो रहा है,
एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जो सोशलाइज़ेशन होता है इसमें मेन जो प्ले करता है वो कौन-सा होता है? मीडिया होता है, विद्यालय, परिवार, पास-पड़ोस ये सभी इम्पोर्टेंट है। मीडिया भी इम्पोर्टेंट है, मीडिया से भी बच्चे का सोशलाइज़ेशन होगा। सोशलाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि बच्चे को सामाजिक नॉलेज हो, समाज के बारे में रहना, उठना, बैठना, उनसे बात करना, उसमें सर्वाइव करना, ये सब चीज़ें आएँ। तो ये किसके द्वारा होता है? मीडिया के भी द्वारा होता है, विद्यालय के द्वारा भी होता है, फैमिली के भी द्वारा होता है, इन जो नेबरहुड होते हैं, पास-पड़ोस वाले होते हैं, उनके द्वारा भी होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4th वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आपको याद रखना है कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? वो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए? जो इंटेलिजेंस है उसको वर्गीकृत करना है, विशेषताएं उसकी क्या हैं? पहले विशेषताएं बताएगा, इसी के बेस पे इसको वर्गीकृत कैटेगराइज करना है। चलिए देखते हैं इसके जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या दिए हैं। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। मतलब इसमें इसका जो वर्णन कर रहा है ना, ये बता रहा है कि दूसरों की मनोदशा, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, जो दूसरों के मनोदशा है और उनका जो कैरेक्टर है, उनका उनके अंदर जो मोटिवेशंस है, उनको जो है अगर कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है वो जान ले रहा है उचित तरीके से, वो उसको पता लगा ले रहा है उसके बारे में, किसी दूसरे के बारे में, तो वो क्या होगा? ये होता है अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल, अंतरवैयक्तिक। और वहीं देखिए एक इंग्लिश वाला ज़रूर देख लीजिएगा, तुरंत आपको अंतर पता चल जाएगा। इंटरपर्सनल, अगर इंट्रापर्सनल की बात हो अंतरावैयक्तिक की, तो उसके खुद के अंदर, सेल्फ के अंदर सब ये सब चीज़ें पता लगाएगा वो। मनोदशा भी पता चलेगा, स्वभाव भी, प्रेरणा भी, मूड जो है और ये मोटिवेशन है, ये सब कुछ पता चलेगा। लेकिन वो सेल्फ के अंदर जब पता चलेगा तो उसे इंट्रापर्सनल बोलेंगे, अंतरावैयक्तिक। लेकिन अगर किसी दूसरे की मनोदशा और प्रेरणा और स्वभाव के बारे में वो जान रहा है तो उसे अंतर्वैयक्तिक बोलेंगे, इंटरपर्सनल बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाला, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? जो बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन का असेसमेंट होता है उसमें उसका रीज़न क्या होता है? उसमें कारण क्या होता है? चलिए देखते हैं। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। बिल्कुल बच्चों को सेपरेट और लेबल ये दोनों काम नहीं करना है, ये गलत है। उनको वर्गीकृत नहीं करना है, उनको अलग-अलग नाम नहीं देना, इससे उनके माइंड पे गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके अंदर निराशा आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना है, बिल्कुल टीचिंग लर्निंग में सुधार करना है। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें सुधार करना होगा, रिफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। बिल्कुल जो टाइम के साथ बच्चों के अंदर लर्निंग में चेंजिंग हो रहा है और उनके अंदर जो प्रगति हो रही है उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में पता नहीं लगाएँगे तो हम अपने जो टीचिंग का मेथड है उसको चेंज कैसे करेंगे? पता चले हम जो जिस टीचिंग मेथड को अपनाए हुए हैं उससे बच्चे की जो लर्निंग है उसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हमें चेंज करना है? तो ये बिल्कुल है इसका असेसमेंट का मोटिव। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता-पिता के साथ चर्चा करना। बिल्कुल, आपका बच्चा कैसा है पेरेंट्स के साथ बिल्कुल बताना, पेरेंट्स के बच्चे के बारे में बिल्कुल बातचीत करनी है। इसका भी ये भी मोटिव होता है असेसमेंट का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। किसमें है? ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसके बारे में मुख्य कौन सा है, इसमें से मेन कौन सा है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम, बिल्कुल नहीं। जो टेक्स्ट बुक सेंटर जो है लर्निंग होता है ये गलत होता है। प्रत्येक एक्टिविटीज़ क्योंकि उसमें ऐड करना होता है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन,
केवल असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो नहीं मेन होते हैं। बाह्य प्रेरणा एवं तथा एकरूप मूल्यांकन मानदंड, ये भी नहीं है, एकरूप जो असेसमेंट है ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, सेकेंड वाला सही है। बच्चे का जो कैपेबिलिटी है और जो पोटेंशियल है, इसको हमें उसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, हाँ बच्चा ये कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता बच्चों के अंदर, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, किसी के अंदर कुछ होगा, किसी के अंदर कुछ होगा। कोई भी मतलब जो बच्चे होते हैं वो सेम नहीं हो सकते, सारे इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको समझने के लिए हम कैसे उनको समझेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, केवल वंशानुगत से नहीं होगा। इंडिविजुअलिटी जो आती है जिन जिन चीज़ों से आती है, हमें उन उन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करती है, इसमें केवल पर्यावरणीय कारकों का जिक्र हुआ है। फिर देखते हैं इसलिए ये भी सही नहीं होगा। शरीर और दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, नहीं, ये इंडिविजुअलिटीज का कोई इसमें रोल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला वंशागत विशेषताओं के साथ साथ, दे दिया ना साथ साथ, पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। टू कंसीडर बोथ हेरिटेड, वंशानुगत वाले भी, हेरिटेड वाले भी, हेरिटेड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी, एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं एंड दियर इंटरप्ले, उनके जो इंटरेक्शन उनके बीच में हो रहे हैं, इन सबको जब ध्यान देंगे तब हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जो विकास का सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, ये है विकास का सिद्धांत, ये है क्योंकि सबके अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर विकास का जो स्पीड होता है ना वो अलग अलग होता है। रेट हो जो इस गति का मतलब यहाँ रेट से है, स्पीड से नहीं, रेट से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल 1 by 1 होता है, ये नहीं है कि सारे विकास एक साथ शरीर में हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल एकाएक नहीं होता है कि बच्चा एकाएक जो है एकदम से बड़ा हो जाएगा, एकदम से उसके अंदर बच्चा जैसे छोटा है अभी खेलने वाले एज में है तो एकदम से वो बड़ों की तरह बातें करने लगेगा, ऐसे नहीं होता विकास। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर जन्म के साथ ही डेवलपमेंट जो होता है उसको निर्धारित कर दिया जाए फिर इन्वायरमेंट का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा और फैमिली का जो बैकग्राउंड है उसका भी कोई रोल नहीं रह जाएगा, तब तो बच्चा जन्मजात ही सब कुछ पा लिया, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, जो टीचर होते हैं वो इंटरेक्शन गर्ल्स की अपेक्षा बॉय से अधिक करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है, इसका सही क्या है, इसका कारण क्या है? चलिए देखते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं, ये गलत है। फिर लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। 11 का 3 बिल्कुल ये स्टीरियोटाइप माइंड है जो है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, ये रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता है, लिंग पक्षपात है, जेंडर बायस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तो हो चुका, 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? कोई एक प्रॉब्लम है जिसको मूल ओरिजिनल तरीके से, और अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट, जिसमें एक से, अपसारी का मतलब वो होता है जिसमें एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है,
एक से अधिक विधियों का मतलब ये क्रिएटिव टाइप का होता है, एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, वो अपसारी होता है। साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? ये किस चीज़ की विशेषता है जिसमें समस्या को, प्रॉब्लम को ओरिजिनल और डाइवर्जेंट तरीके से सॉल्व किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, सृजनात्मक बच्चों की, क्रिएटिव जो चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि जो अपसारी होता है वो एक से अधिक विधियों को अपनाता है, इसलिए क्रिएटिव चिल्ड्रन आएंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के लिए के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? इसमें पूछ रहा है कि जो दृश्य रूप से बाधित है, जिनको दिखाई नहीं देता है या देखने में कुछ कमी है, चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए उनके साथ अनुकूलन करने के लिए, मतलब उनके साथ जो है सही से, ताकि वो कर सकें, ऐसे क्या करना चाहिए देखिए। स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल दृश्य जब वो देख पा ही नहीं रहे हैं तो दृश्य प्रस्तुतियों का उनके लिए क्या मैटर करेगा? ये स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। जब खुद सब कुछ कर लोगे, विद्यार्थी देख क्या सकेगा? विद्यार्थी को तो देखने में ही तो प्रॉब्लम है। अनेक प्रकार के लिखित कार्य, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब उसे दिख ही नहीं रहा लिखित कार्य, क्या करेगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, स्पष्ट रूप से बोलना, ताकि आप स्पष्ट रूप से बोलें, क्लियरली बोलें, ताकि वो कम से कम देख नहीं पा रहा है तो सुन तो अच्छे से ले। और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, बिल्कुल यही सही है। फील और टच करके वो देखेगा, समझेगा जब उसे देखने में प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, सहयोगात्मक अधिगम हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? जो सहयोगात्मक अधिगम होता है, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, इसमें टीचर्स जो होते हैं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सब लोग एक्टिव होते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीखते हैं। हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? चलिए देखते हैं। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, बोली ना भी एक्टिव इसमें ज़्यादा होते हैं, सब लोग, टीचर भी होते हैं, बच्चे भी। सक्रिय रूप से हतोत्साहित, ये बिल्कुल नहीं करना है। हतोत्साहित क्यों करना? डिस्करेज नहीं करना है। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, नहीं, कभी कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी यूज्ड, ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, इसे आगे बढ़ाना चाहिए एक्टिवली। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी जो शिक्षा होता है, इसकी इस पे मैं वीडियो बनाई हूँ, आप सब देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। समावेशी शिक्षा जो होता है, इससे जो है क्वेश्चन बन ही जाता है हर हाल में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर बन जाता है, क्योंकि ये सीटेट ऐसा एग्जाम है जिसमें सीडीपी हर पार्ट में होता है, मैथ्स से लेके साइंस से लेके, और इसमें क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट, हिंदी, सब में सीडीपी पूछा ही पूछा जाता है, 15-15 नंबर का। तो समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, आपका जो है क्लियर हो जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें जो टीचर होता है वो बिन सारे बच्चों को ऐड करेगा, इंटेलिजेंट होगा वो भी ऐड होगा, डिसेबल होगा वो भी ऐड होगा, कमजोर होगा पढ़ने में वो भी जो है ऐड होगा, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा वो भी ऐड होगा, सारे बच्चों को लेके साथ चलना होता है समावेशी कक्षा में। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक रूप निर्देश, ये गलत है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वाली चीज़ें इसमें रही नहीं जाती, क्योंकि ये विभिन्नता होती है, इसमें इंडिविजुअलाइजेशन होता है। मानकीकृत परीक्षण, परीक्षण से तो कुछ मतलब ही नहीं है। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इंडिविजुअल करना है एजुकेशन प्लान को, जहाँ विभिन्नता दे दे वहीं समावेशी कक्षा का जो समावेशी से रिलेटेड जो भी आंसर्स होंगे वो ज़्यादातर विभिन्नता वाले में ही सही होंगे। ये विशिष्ट जो दिया ये विभिन्न होगा, ये गलत दिया है, ठीक है, ये विभिन्न कर लेना इसको, तभी इंडिविजुअल इंडिविजुअल का इसका अर्थ आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्म में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो सामने जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ना, इससे जो है सामने जो मिलान है कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। क्या पूछा है? सही वाला पूछा है ना, हाँ सही वाला पूछा है, चलिए देखते हैं कौन सा सही है। श्रव्य क्षतिग्रस्त
अधिगमकर्ता, श्रव्य क्षतिग्रस्त मतलब जिसको हियरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है? ये आगे चलिए देखते हैं क्या है। दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, ये इसमें दृश्य के बारे में तो कुछ ज़िक्र ही नहीं हुआ है, ये बोल रहा है श्रव्य, हियरिंग से रिलेटेड है ना, तो विज़ुअलिटी कहाँ आ जाएगी, ये गलत है, ठीक है? ये सही नहीं है। पठन अक्षमता, जो पढ़ने में दिक्कत हो, जिसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं। अधिगमकर्ता क्या हो गए? धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी, बिल्कुल सही है ये। डिस्लेक्सिया होता है, जो पठन क्षमता होता है, ये इसमें जो ये दिया है धारा प्रवाह, पढ़ने और लिखने में कमी होगी, ये बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सृजनात्मकता अधिगमकर्ता, एक्टिविटीज इसमें जो क्रिएटिव होंगे लर्नर्स, क्या होता है? अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे, बिल्कुल नहीं है। धीमे कैसे होंगे? क्योंकि ये क्रिएटिव है, ये धीमे नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं, अवधारणा अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। जो लंबे जो उच्च अभिप्रेरणा, जो हाई मोटिवेशन होता है, वो जब इसमें बोल रहा है कि अवधानात्मक, ये देखिए, अटेंशन डेफिसिट मतलब जिसको ध्यान लगाने में कमी हो। इंग्लिश वाला भी कहीं-कहीं देख लिया करिए। इससे जो मीनिंग होता है ना, बहुत ईज़िली निकल जाता है। हिंदी वाले जो शब्द होते हैं और कठिन होते हैं वो। अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स, जब बोल रहा है कि इनको ध्यान लगाने में ही प्रॉब्लम है, तो ये फिर कह रहा है कि कैसे लंबे समय तक ध्यान लगा सकते हैं। ये गलत है, ठीक है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या बोल रहा है? सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये गलत है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, डिस्लेक्सिक लर्नर्स लाइक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकृत के रूप में परिणित नहीं होता? चलिए देखते हैं, इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम के सार्थक सरलीकृत, जो अधिगम का सार्थक प्रयोग होगा उसको देखना है, मीनिंगफुल वाले। चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा ऑप्शन इसका। पहला है, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, बिल्कुल होता है ये सार्थक, ये सार्थक है बिल्कुल। गलत वाला बताना है क्योंकि नहीं दिया है। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये नहीं होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है, ये भी सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये नहीं करना है बच्चों के साथ। छोटे बच्चे होते हैं उनको दोहराना तो ठीक है, लेकिन स्मरण करने को बढ़ावा देना, इससे उनका कुछ माइंड जो होगा ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है? प्रोमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? जो संरचनात्मक परिवेश होता है ना, कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट होता है, उनके साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना, जहां अवसर की बात होगी वो तो होगा ही। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से, ये भी सही ही है, आपस में कार्य केंद्रित बातों में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं, उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं, योजना बनाना सही है। फिर है ऑप्शन नंबर, जब सब सही है, तीनों सही है, तो ये फोर्थ वाला ही गलत होगा। ये गलत वाला पूछा है, नहीं पूछा है तो सही है। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करेगा तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देगा, ये इसमें केवल असेसमेंट पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए ये गलत है। पहले सिखाओ तो फिर असेसमेंट लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किसके बजाय? यहाँ पे दो खाली जगह है, जो पूछ रहा है कि एक शिक्षक को विद्यार्थी की किस चीज को प्रोत्साहित करना चाहिए और किसके बजाय। चलिए देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा, अधिगम लक्ष्य। अधिगम जो लक्ष्य होता है उसको आपको प्रमोट करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, प्रदर्शन लक्ष्य के बजाय, क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन लक्ष्य होगा और यहाँ पे अधिगम लक्ष्य, ये वाला सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। और ये सेकंड वाला देख लेते हैं क्यों गलत है। ये प्रदर्शन लक्ष्य पे इसमें दे रहा है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रदर्शन लक्ष्य को प्रोत्साहन, नहीं प्रदर्शन, जब आप अधिगम लक्ष्य को प्रोत्साहित करेंगे ना, प्रदर्शन अपने आप आ जाएगा उसमें। जब अधिगम अच्छे से करेगा, अधिगम के लक्ष्य को पाएगा, तो असफलता अपने आप दूर चली जाएगी और जो अंक लाने के अंक अपने आप अच्छे आएंगे, तो ये आएगा ना, अधिगम लक्ष्य आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। इसलिए जोर किस पे देना है? लर्निंग गोल्स पे देना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स, ठीक है?
लर्निंग गोल्स पे जब आप ध्यान देंगे तो उसके पीछे-पीछे ये प्रदर्शन लक्ष्य है, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, ये सब सब आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। प्रभावी अधिगम जो होता है इफेक्टिव लर्निंग, इसका जो इसके लिए जो रणनीति बनाई स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो क्या है, चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, बिल्कुल सही है। संगठनात्मक चार्टों एवं उदाहरणात्मक नक्शे बनाना, बिल्कुल सही है। और उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, सही भी सही है। हम उम्र साथी को समझना, ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न करना, बिल्कुल सही है, सेल्फ क्वेश्चनिंग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, सारे सही हैं तो सारे किसमें दिए हैं, ऑप्शन नंबर 4 वाला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है। बाह्य जो प्रेरणा होता है उसका उदाहरण है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो बाह्य प्रेरणा होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसमें बाहर से प्रेरणा मिलती है, अंदर से प्रेरित नहीं होता बच्चा। चलिए देखते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ, यह बहुत आनंददायक है। बाह्य प्रेरणा के पूछ रहा है, जो वो पसंद करती है ना, तो वो पसंद करना उसकी उसकी खुद के अंदर से वो निकल रहा है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो अंदर से अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ये अंदर से मोटिवेटेड है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से, ये खुद से मोटिवेटेड है, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक, देखिए आ गया ना शिक्षक इसमें, ये बाहर से कोई प्रेरणा दे रहा है, इसलिए ये होगा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो प्राइमरी क्लासरूम होता है उसमें टीचर्स को क्या करना चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल वाले शब्द गलत होते हैं। केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, ये भी गलत है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों ही देने चाहिए, ये सही है। और दोनों नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है, गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। जो अर्थ निर्माण को बच्चों में बढ़ावा देती है, मीनिंग मेकिंग में प्रोमोट करती है, वो कौन सी स्ट्रेटजी है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले आप अन्वेषण एवं परिचर्चा, ये तो सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं, हो सकता है इससे भी बेटर कोई ऑप्शन हो। सूचनाओं का संचरण, सूचना ही इनफ नहीं होता। दंडनात्मक, ये तो बिल्कुल गलत है। एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, ये भी नहीं है। जो टेस्टिंग होता है, असेसमेंट होता है, उस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। जहाँ टीचिंग की बात आ जाए ना, वहाँ उस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। ज़्यादा जोर सिखाने पे दिया जाता है, एक्सप्लोरेशन पे दिया जाता है, डिस्कशन पे दिया जाता है, डिबेट पे दिया जाता है, क्विज पे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं बच्चों के, और जो वो मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स करते हैं, उनसे क्या होता है। चलिए देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक रुकावट है, रुकावट नहीं मानेंगे, क्योंकि जब लाइफ है, बच्चे सीख रहे हैं, लर्निंग का काम हो रहा है, तो गलतियां तो होती ही रहेंगी, और धारणाएं भी, जो मिसकंसेप्शंस हो वो भी होती रहेंगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है मिसकंसेप्शन जो हो रही हो अभी, हम उसे अनदेखी करते वो बढ़ती चली जाए। सूचित करती हैं कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न है, ये बहुत शब्द ये गलत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एरर्स होते हैं और मिसकंसेप्शंस होते हैं वो भी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब लर्निंग के पार्ट मान के चलना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 देख लेते हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। जो संरचनात्मक, जो कंस्ट्रक्टिव फ्रेम होता है, इसमें बच्चे को कैसे देखा जाता है। जो कंस्ट्रक्टिव बच्चे होते हैं उनको उनकी विशेषता बतानी। चलिए देखते हैं कैसे देखा जाता है। लघु वयस्कों के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान, संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है। कोरी पटिया, खाली स्लेट, ये ऐसा भी नहीं है। कंस्ट्रक्टिव की बात बोला है तो कोरी पटिया, खाली स्लेट, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। एक निष्क्रिय, ये भी गलत है। निष्क्रिय प्राणी, ऐसे निगेटिव वर्ड्स जहां आप देख लिया करिए ना, बिल्कुल गलत, तुरंत उसे काट दिया करिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 वाला, ये सही होगा। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, बिल्कुल सही है।
जो क्वेश्चन क्या है देखें, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को, हाँ, कंस्ट्रक्टिव के रूप में बच्चे को देखा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखना चाहिए और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में। ये होता है कंस्ट्रक्टिव फ्रेम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? जो सहयोगात्मक अधिगम होता है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें जो है मान लीजिए क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग हो रहा है, इसमें जो शिक्षक टीचर का रोल होता है वही पूछ रहा है, टीचर का क्या रोल होना चाहिए। चलिए देखते हैं। एक मूक दर्शक, बिल्कुल नहीं, मूक दर्शक मतलब होता है साइलेंट स्पेक्टेटर, ये गलत है, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं, कक्षा को छोड़ देना चाहिए बच्चों को स्वयं करने, बिल्कुल नहीं। सहयोगात्मक है ना, उसमें कोऑपरेशन देना चाहिए, कोऑपरेटिव वाला काम करना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा, सहयोगात्मक होना, प्रत्येक समूह की निगरानी करना, बिल्कुल। मॉनिटर करना है सारे ग्रुप्स का और उसको उनमें सपोर्टिव का भी काम करना है। इट इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और जो लर्निंग होता है, इनके बीच रिलेशन कैसा होता है? चलिए देखते हैं सही रिलेशन कौन सही तरीके से सूचित करता है, इनके बीच जो सही रिलेशन होता है वो कौन सूचित करता है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते, ऐसा नहीं है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, बिल्कुल नहीं है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला होगा, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों संबंधित होते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करते हैं आपस में। बिना अधिगम के विकास नहीं, बिना विकास के अधिगम नहीं। विकास है तो अधिगम है, अधिगम है तो विकास है। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? जो जो ये मीनिंग निकल रहा है ना, सेंसेस जो निकल रहे हैं ना, सेंस, ये किससे निकल रहे हैं? अनुभव से, एक्सपीरियंस से निकल रहे हैं, जो सेंस निकल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस से सेंस निकालने को क्या बोलेंगे? स्कीमा। स्कीमा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कीमा शब्द पियाजे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। जैसे बच्ची कोई अकेले कुछ काम कर रही है, अगर उसमें आप कोऑपरेटिव या सपोर्टिव का काम कर देंगे तो बच्ची जहां तक जाना चाह रही है या बच्चे जहां तक जाना चाह रहे हैं उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। ये क्या है? कौन सी संरचना उपर्युक्त कथन को प्रकाशित करती है? चलिए देखते हैं। इसका जो साम्य धारण, ये नहीं होता है। संरक्षण, कंजर्वेशन, कोई इसमें रोल ही नहीं है। इंटेलिजेंस, ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसमें विकास के करीब लाके बच्चे को छोड़ देते हैं हम, इसके बाद वो खुद अचीव कर लेता है अपना गोल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मैं आपको बता दूं कि मैं प्रीवियस ईयर के जैसे ऐसे टॉपिक्स को लेके जैसे जिस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बने हुए हैं, इन टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में रिवीजन करवा रही हूँ। जैसे अलग अलग सिद्धांत है, समावेशी शिक्षा है, नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं, जिनसे हर साल क्वेश्चन बन जाते हैं। इनको आप देख लीजिएगा, छोटे छोटे पार्ट में करके मैं रिवीजन करवा रही हूँ। और बाकी जो प्रीवियस ईयर लगाते हैं आप डिटेल में लगाया करिए, ताकि उससे जो है कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लेव वैगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ये देखिए, लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत से पूछ लिया गया ना, तो इसके कॉन्सेप्ट को जब आप समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि रटने वाला क्वेश्चन इसमें नहीं आता। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बिना कॉन्सेप्ट बिल्ड किए आपको नहीं आ सकता। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? जो मानसिक क्षमताएं होती है ना, जो मेंटल कैपेसिटी होता है, इनको किस में चेंज करना है? उच्चतर संज्ञानात्मक में, कॉग्निटिव प्रोसेस में चेंज करना, हायर कॉग्निटिव में। चलिए देखते हैं किसके द्वारा होता है। पुरस्कार एवं दंड, इसके द्वारा नहीं होगा। उद्दीपन अनुक्रिया, इसके द्वारा भी नहीं होगा। अनुकूलन संगठन के द्वारा भी। इसका सही आंसर है वो सामाजिक पारस्परिक क्रिया, जहां आपको सोशल इंटरेक्शन या डिबेट या क्विज या जो डिस्कशन आ जाए, अन्वेषण आ जाए, मतलब एक्सप्लोरेशन आ जाए, वो सब ऑप्शन सही होते हैं, क्योंकि उसमें बच्चा एक्टिव ज़्यादा होता है।
ये देखिए हायर जो होता है ना, हाई कॉग्निटिव प्रोसेस तक पहुँच रहा है प्राइमरी से। ये सही आंसर होगा इसका, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। और प्रीवियस ईयर आप जो है ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि मेरा भी जब एग्ज़ाम था तो मैं प्रीवियस ईयर पे ही ज़्यादा फ़ोकस की थी और मात्र 15 दिन ही सीटेट के लिए पढ़ी थी, क्योंकि मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही थी। लेकिन जो है मैं दोनों पेपर पास हो गई थी, प्राइमरी जूनियर वाला। इसलिए आप प्रीवियस ईयर पे फ़ोकस किया करिए, क्योंकि मैं जब स्टार्ट की थी पहले प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट की थी। मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था मैं संस्कृत लूँ या इंग्लिश लूँ। मैं सोची फिर प्रीवियस ईयर मैं लगा लूँ पहले, फिर देखती हूँ जिसमें ज़्यादा नंबर गेन होगा वही लूँगी। फिर इंग्लिश में ज़्यादा हुआ इसलिए मैंने इंग्लिश ले लिया। ऐसे आप प्रीवियस ईयर लगाया करिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा आपका कितना प्रोग्रेस हुआ, आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन पा रहे हैं, किससे नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं ना, तो आपको देखना चाहिए कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उन टॉपिक को नोट करिए और उसको जो है यूट्यूब पे डाल के जिसका भी वीडियो आपको अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करिए, या फिर बुक से पढ़िए, बुक से भी पढ़ा करिए, और शॉर्ट नोट का रिवीजन भी ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।